नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, संघर्ष करना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत हिम्मत वाला काम है। लेकिन हमारी आज की तेजस्विनी ऐसा ही कुछ कर रही हैं। उन्होंने उन धोखेबाज एनआरआई दूल्हों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है जो लड़कियों को छोड़ देते हैं, उन्हें सताते हैं, उनसे डाउरी मांगते हैं और फाइनली उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं विदेशों में। ऐसे दूल्हों के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी। वो सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ पर उन्होंने याचिका डाली इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में दिशा निर्देश जारी करे। हमारी आज की तेजस्विनी स्मिता कुदेसिया और शिवाली सुमन। तो आइए मुलाकात करते हैं दो हिम्मती जाबाज लड़कियों से जिन्होंने एनआरआई धोखेबाज दूल्हों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है स्मिता और शिवाली आपका। सबसे पहले स्मिता आपसे, ये जो एनआरआई दूल्हे होते हैं, हमने ऐसे किस्से बहुत सुने हैं जो लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें सताते हैं, उनसे डाउरी मांगते हैं और भाग जाते हैं, विदेशों में जाके बैठ जाते हैं। ये बताइए कि क्यों आपने ये मुहिम छेड़ी है ऐसे लोगों के खिलाफ? इस पिटिशन के पीछे हमारा गोल ये है कि पिछले 10-15 सालों से लड़कियां कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, बच्चे बहुत बड़े हो गए, किसी को जस्टिस नहीं मिला, एक लीगल लिम्बो में सारी लड़कियां फंसी हुई हैं और कोई प्रॉपर स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस नहीं है, कोई डायरेक्शंस नहीं है इन लॉ कि जिनके ऊपर रिलाय करके गर्ल्स कैन गेट सम जस्टिस। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सुप्रीम कोर्ट के पास हम गए कि ये प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी में बहुत लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम है और अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इनके ऊपर अब हमें डायरेक्शंस गाइडलाइंस चाहिए सो दैट गर्ल्स को जो इतने सालों से फंसी हुई हैं उनको रिलीफ मिले, उनकी फैमिलीज़ को रिलीफ मिले और एक वो आगे लाइफ पीसफुल जी सकें। जी, तो शिवाली आप भी उन 8 लड़कियों में शामिल हैं जिन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। जी, मेरे साथ भी जब हुआ मैं तो शॉक्ड हो गई कि मेरे साथ ये क्या हो गया। तो मैंने फिर ठान लिया कि मुझे जस्टिस चाहिए। तो मैंने फिर इन सबको कांटेक्ट करा, स्मिता, रितु, रूपाली, ये सब मेरे टच में आए। तो मैंने इनसे काफ़ी गाइडेंस ली, तो मैं आगे बढ़ती गई, एक एक मेरा पड़ाव में आगे बढ़ती रही। तो काफ़ी हेल्प मिली है मुझे इन लोगों से और मैंने खुद भी अपनी एक रिसर्च करी कि मैं इस एनआरआई फ्रॉड मैरिज में मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये जो स्मिता, ये जो एनआरआई फ्रॉड मैरिजेस होते हैं, आप खुद उसके शिकार हुई हैं? जी। क्या हुआ था आपके साथ? ये सारी फ्रॉड मैरिजेस में एक टिपिकल चीज़ है कि लड़के आते हैं, शादी करते हैं और अब एक नया ट्रेंड चला है इम्प्लिसिट डाउरी लेने का। पहले कुछ काफ़ी सालों पहले होता था कि शादी से पहले गाड़ी या कैश की डिमांड करी जाती थी, अब ये नहीं है। अच्छा। अब ये है कि लड़की को हम ले जाएंगे, आप एक जोड़े में हमें लड़की दे दें, हम उसको भी ले जाएंगे। और शादी के बाद धीरे धीरे बिकॉज लड़के बाहर जा रहे होते हैं तो उनको किसी ना किसी तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस और हेल्प चाहिए होती है, तो वो किस तरीके से कैसी आपको स्टोरी सुनाते हैं, किस तरीके से आपसे इम्प्लिसिट डाउरी निकलवाते हैं। अच्छा। सो ऐसे करके सारी लड़कियों के साथ आज जो फंसी हुई हैं इन सब इस प्रॉब्लम में ऐसे ही पैसे निकलवाते हैं कि जैसे घर लेना हो तो लड़की से बोलेंगे चलिए 5 लाख रुपए या $10,000 $15,000 कर दें, इंतज़ाम करवा लो घर से। लड़की का वीज़ा लगना हो तो $5,000 दे दो। इस तरीके से छोटे छोटे अमाउंट्स करके ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे 3, 4, 6 महीने में निकलवा के जब वो लड़के बाहर सेटल हो जाए फिर लड़की को जिसे कहते हैं कट कर देते हैं, बस एक कैंची से बस यू जस्ट कट द टाई। ना लड़की से मतलब, ना अपने बच्चे से मतलब, अगर लड़की प्रेग्नेंट है उससे भी मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, आपका काम खत्म हो गया लड़की से एंड दिस इज डन। शिवाली, आपके साथ क्या हुआ था? क्या मतलब क्या डाउरी आपसे मांगी गई या किसी और तरह की डिमांड आपसे की गई? क्यों मतलब उन्होंने इस तरीके का बिहेवियर किया आपके साथ? वो तो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। बट जब मैरिज मेरी हुई थी शादी के टाइम, तब उन्होंने ये बोला कि एक जोड़े में ही चाहिए आपकी बेटी ना। अच्छा। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन शादी के बाद कुछ 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड चले गए कनाडा। उसके बाद मैं अपने मैट्रिमोनियल होम में रहने लगी, तो वहाँ पर मेरी सास ससुर मुझे टॉर्चर करने लगे। कहते तू शादी में लाई क्या थी जो हम तुझे रखें, वरना लड़कियों को तो जो उनके घर वाले होते हैं 10-10 लाख रुपए देते हैं ताकि उनको पाल लें, लेकिन तू तो कुछ भी नहीं लाई, तो हम तुझे क्यों खिलाएं। तो कहते थे तू जॉब कर, तू अपना खुद कमा,
खुद देख ले। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जॉब के लिए भी मना कर दिया, उन्होंने कहा जॉब छोड़ दें, हमें जॉब नहीं करवानी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जॉब नहीं करानी तो कहते कि वीज़ा लगाएंगे, वहाँ पर कनाडा ही सेटल होंगे। मैंने कहा ठीक है। बट आफ्टर कुछ दिनों बाद मेरी सास ससुर वो और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे मेंटली, और मेरे हस्बैंड फ़ोन पर ज़्यादा करते थे मुझे ना, फ़ोन कॉल्स पर ज़्यादा हरास करते थे, टॉर्चर करते थे कि तेरे को, तू यहाँ घर से निकल जा, तुझे नहीं रहना यहाँ पर, हम तेरे को नहीं रखेंगे। मैं फिर पूछती थी क्यों नहीं रखना, कहते नहीं हमें नहीं रखना, हमारी कोई वजह नहीं है। फिर मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं रहती रही। मैंने कहा शादी हुई है तो थोड़ा बहुत तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा ना। तो मेरी सास ससुर मेरे हस्बैंड को बोलते रहते थे ये लड़की सही नहीं है तेरे लिए, वहाँ पर जाएगी तो तेरे को छोड़ देगी, तू अकेला हो जाएगा। तो एक ट्रस्ट वो उसका हटा दिया, जो हस्बैंड था उसका ट्रस्ट पूरा हटा दिया कि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। तो उनकी एक मैलाफाइड इंटेंशन थी कि अब क्या करेंगे, हम अपने लड़के को अपने काबू में कर लेंगे, फिर इसको यहाँ से भगा देंगे, फिर लड़की को बाहर निकाल देंगे घर से। और वही सेम मेरे साथ इस ईयर में हो गया, फरवरी में ही मेरे हस्बैंड मुझे घर छोड़ने आ गए। फिर बाद में मैंने उन्हें काफ़ी सारी कॉल्स करी, उन्होंने कॉल्स पर कहा कि तू रुक जा, मैं तेरे को लेने आऊँगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उसी बीच में मेरा मिसकैरेज भी हो रखा था, मेरे हस्बैंड वो मारते भी थे, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, शादी की जो 1-2 साल होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बाद में तो सब कुछ सही हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा इस पर काफ़ी आवाज़ नहीं उठाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम झेल लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हर किसी के घर में थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती, खाने पीने पर भी थोड़ा तुमने क्या पहन लिया क्या नहीं पहना, तो उस पर तो थोड़ा बहुत तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा इन चीज़ों पर। फिर मेरे हस्बैंड फरवरी में 27 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी थी 2018, तब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा। मैंने कहा आ जाओ हम एनिवर्सरी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बट मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया, कहते नहीं अब मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। मैंने उनसे काफ़ी बारी पूछा, मैंने कहा बता दो क्यों नहीं रहना, एक बारी फैमिली सोसाइटी में बैठ जाते हैं, हम कंसल्ट कर लेते हैं, एक मौका और देते हैं हम अपने रिलेशनशिप को। कहता नहीं मैंने नहीं रहना, मुझे 2 दिन का टाइम दे, फिर मैं तेरे को बताऊँगा। फिर मैं नेक्स्ट डे अपने ससुराल गई, अपने मैट्रिमोनियल होम, वहाँ पर मैं गई, ताला लगा हुआ था, कोई था ही नहीं। मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन करा, मैंने अपने फादर इन लॉ को फ़ोन करा, बट किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 500-600 कॉल्स मैंने कर दी, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस कहती है हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, अगर आपको इस घर में रहना है आप कोर्ट के ऑर्डर लेकर आ जाओ। तो जिस घर में मैं इतने 1 साल से मैं रह रही थी, अब एकदम से कोर्ट के ऑर्डर चाहिए वहाँ पर रहने के लिए। फिर मुझे थोड़े दिनों बाद पता चला मेरे हस्बैंड यहाँ से भाग गए। स्मिता, ये जो कहानी है वो आपकी भी कहानी है और आपकी जैसी और लड़कियों की कहानी है जी। तो फिर जैसे आपने मतलब ये मुहिम कैसे शुरू करी? आप 8 लड़कियां मिली और आपने ये पिटिशन दायर किया। कितना मुश्किल टाइम रहा होगा ये कि जब ये पिटिशन दाखिल की होगी, कैसे ये हौसला कहाँ से आया? हम 8 लड़कियां एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानती थी जब साल शुरू हुआ था। एंड हम सब अपने इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में केसेस लड़ रहे थे और रिसर्च कर रहे थे। धीरे धीरे हमने ट्विटर पे सुषमा जी को ट्वीट करना शुरू करा। अच्छा। और उसके थ्रू हम सब लड़कियां मिली, एक दूसरे को मैसेजेस करे, मोबाइल नंबर्स एक्सचेंज करे, बात करनी शुरू करी। फिर ऋतु और सुमेरा ने, अमृत, रूपाली, रीनू ने शुरू करा कि चंडीगढ़ में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उन्होंने वहाँ पे जाके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में बात करी और वहाँ पे NRI कमीशन है, उन सब जगहों में बात करी। एंड देन दे डिसाइडेड टू वॉलंटियर at the regional passport office in Chandigarh. अच्छा. That is when we all got in touch with them and जैसे जैसे इतने विक्टिम्स आगे आने लगे, इतनी गर्ल्स रोते रोते फ़ोन कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे RPO आ रहे हैं, एंड वी रियलाइज़ कि ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल एपिडेमिक बीमारी बन चुकी है, क्योंकि ये बड़ा क्लियर कट फॉर्मूला है एक, ये ना स्टेप ABC एंड सक्सेस। भारत आइए, शादी करिए, पैसा लीजिए, लड़की को आउट करिए और आप भाग जाइए। कितना इजी फॉर्मूला है ये, एक बड़ा ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला है ये, पंजाब से जो आ रहा है और ये पूरे इंडिया में फैल चुका है बहुत बुरी तरीके से। वी रियलाइज कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और इतनी गर्ल्स आगे आई, उनको लगा कोई रे ऑफ होप है। देन द हेल्पलाइन एंड पासपोर्ट ऑफिस वाज स्टार्टेड एंड बट हमें बार बार लगा कि लॉ इज़ सो वीक ऑन दिस 498A ऑफ IPC इज़ सो वीक
कि हमें कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इतने केसेस स्टडी करने के बाद देन वी डिसाइडेड कि वी हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर डायरेक्शंस सो दैट दे कैन स्टैंड इन सॉलिडारिटी। लड़कियों के साथ जो एक बेसिक ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो लड़कियों की डिग्निटी पे है, उसको रिस्टोर करना है। एंड उसके लिए हमने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को बहुत पीछे कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे किस तरह के अनुभव रहे हैं और किस तरह से देश भर की लड़कियों के साथ में इन लोगों ने कनेक्ट करा है, और उनकी भी कहानियां सुनने को मिलेंगी, और ये पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार का अन्याय इन लड़कियों के साथ में हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए तेजस्विनी। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ऐसी 2 तेजस्विनियों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने एक मुहिम को छेड़ा है उन लड़कों के खिलाफ, उन NRI लड़कों के खिलाफ जो धोखे से शादियां करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। शिवाली, ये बताइए कि जैसे अभी तो 8 लड़कियां आप लोग हो जिन्होंने पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपकी जैसी और भी कई सारी लड़कियां हैं, तो उनको आप कैसे कनेक्ट करते हो अपने साथ? कैसे आप लोग मिलते हो? क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं आपकी, तो कैसे ये मिलते हो आप लोग? कैसे आपको पता चलता है? एक्चुअली हम मिलते नहीं हैं। अच्छा। जो पासपोर्ट ऑफिस RPO चंडीगढ़ में, जहाँ पर ये सब एज अ वॉलंटियर काम कर रही हैं, जो 3 पटिशनर हैं, रितु, अमृत, रेणु, रूपाली, ये तीनों काम कर रहे हैं, तो उनके पास कॉल्स आती हैं। अच्छा। क्योंकि ये आजकल न्यूज़पेपर में भी काफ़ी हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं कि कोई भी लड़की है जिसको पासपोर्ट इम्पाउंड कराना है, रिवॉक कराना है, तो आप कांटेक्ट करिए। तो कॉल्स सारे देश से वहीं जाती हैं उनके पास, और फिर वो कनेक्ट करती हैं। वो फिर उनका पूरा डेटा लेती हैं कि वो कहाँ से हैं, क्या करती हैं। तो जो दिल्ली की होती हैं वो मुझे कर देते हैं और स्मिता को बताते हैं कि इनके केस में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। और जो हैदराबाद के हैं, तो हैदराबाद में भी कुछ गर्ल्स हैं, तो उनसे कनेक्ट करवा देते हैं। क्योंकि हम सबको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंशियली तो कोई स्ट्रांग ही नहीं है कि इधर उधर ट्रैवल कर ले कोई भी लड़की, तो हम इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं। तो RPO चंडीगढ़ जो काम कर रहा है, जो फर्स्ट इनिशिएटिव, जो हेल्प जो कर रहा है, वो RPO चंडीगढ़ ही है। बट कोई भी और स्टेट इस काम को नहीं कर रही है। तो सिर्फ एक RPO चंडीगढ़ है जो जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, और इतने केसेस सामने आ रहे हैं, और हमें इतनी हेल्प मिली कि हम एक पिटीशन डाल पाएँ और सबके कॉजेज़ जान पाए कि लड़कियां क्या सफ़र कर रही है, कैसे वो स्ट्रगल कर रही हैं 6-7 साल से, 8 साल से। अभी रिसेंटली में एक दिल्ली का केस मेरे पास आया, वो दिलशाद गार्डन में रहती है अपर्णा, वो 10 साल से वो केस फेस कर रही है। 10 साल से उसके केस में कुछ हुआ नहीं है। बेटी 11 साल की हो गई है, उसने आज तक अपने फादर को नहीं देखा। स्मिता, तो क्या मतलब सिर्फ ट्विटर के माध्यम से और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप इतनी बड़ी मुहिम को चला रहे हो? जी, ट्विटर इज़ सिंगल मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म। हम सब लोग ने एक टाइम पे सुषमा जी को ट्वीट करा है, मेनका जी को ट्वीट करा है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें, और इन ट्वीट्स के थ्रू हम और लड़कियों से मिले। दैट वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म। सेकंड प्लेटफॉर्म था जब RPO चंडीगढ़ में पासपोर्ट्स इम्पाउंड हुए, तो ये बहुत वाइडली कवर्ड था प्रेस में, एंड द हेल्पलाइन नंबर्स वर गिवन, सो दी विक्टिम्स ने वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना शुरू करा। धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप्स मोबिलाइज हुए। सो लखनऊ में जैसे जूबी हैं, उन्होंने शुरू करा, चंडीगढ़ में रमन अगम है, साउथ में सिंथिया है, अर्चना है, पुणे में सुमेरा है। हर जगह से गर्ल्स आगे आई, उन्होंने अपनी स्टेट में लोगों को कनेक्ट करा, एंड टुडे इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ विमेन हु आर फाइटिंग दीज केसेस, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हम इतनी पिटिशन में इतनी प्रॉब्लम्स जो लड़कियों ने फेस करी है वो डाल पाए, स्टडी कर पाए कहाँ पे क्या लूप होल्स हैं, हमारी क्या प्रेयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट से, एंड ये हमने अब अपनी पिटिशन में सारा कुछ डाला है। शिवाली, जो फिलहाल जो कानून है वो कितना कमज़ोर आपको लगता है? क्या वो बहुत कमज़ोर है? एक 2014 में जजमेंट आई हुई है, अनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाँ। उस जजमेंट ने जो नॉर्मल जो घर बन जाते थे ना, वो भी नहीं बनते अब।
अच्छा। क्योंकि उस जजमेंट ने इतना रिलीफ दे दिया है, जो पेरेंट्स इन लॉ होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, उनको इतना रिलीफ मिल गया है कि वो जो नॉर्मल शादियां हो रही हैं बाद में वर्क वीज़ा लेके लड़के जैसे परेशान हो जाते हैं कि वाइफ डिमांड कर रही है कि मुझे आज लिपस्टिक दिला दो, मुझे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही परेशान होता है लड़का, वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ को थोड़ा मैनिपुलेट करते, कहता है मैं तो बाहर जाऊँगा तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी लेविश लाइफ के लिए, तो वो एक वीज़ा लगवा लेते हैं, वर्क वीज़ा हो चाहे टेम्प्रेरी वीज़ा हो, जैसे मर्जी वीज़ा हो, उसको एक ये होता है कि वो ट्रैप कर देता है, एक बेट देकर, एक बेट होती है कि तुम ये ले लो, हम तुम्हें बुला लेंगे, तो वो वीज़ा लेकर वो बाहर चले जाते हैं, फिर वो वहाँ बैठ जाते हैं और कहते हैं अब तुम हमें बुला लो, बिकॉज इंडियन लॉज तो बहुत ही वीक है। 498 है तो NRI में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवन जो आजकल जो इंडियन मैरिजेज हैं उसमें भी फेल है 498, क्योंकि ऐसे इवन मेरे केस में क्या हुआ, जब मेरे सास ससुर को मुझे निकालना था घर से, उन्होंने क्या करा, जब मैं अपने मैट्रिमोनियल हाउस गई वहाँ पर उन्होंने डिसऑन का पेपर दिखा दिया, मेरे घर नोटिस आया डिसऑन का कि हमने तुम्हें बेदखल कर दिया, अब तुम्हें कोई राइट नहीं है हमारे पास रहने का। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई चीज़। मैं फिर से अपने मैट्रिमोनियल हाउस गई उनसे पूछने कि मुझे आपने डिसऑन क्यों करा, वो कहते नहीं अब हमें तुझे रखना ही नहीं है। तो उनके पास सारा गोल्ड था मेरा, सारी ज्वेलरी थी, सारे कपड़े मेरे, सब कुछ मेरा वहीं था, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो मैं फिर इसमें काफ़ी मैं इस इशू में अंदर एकदम चली गई कि मैंने कहा अब मुझे तो देखना है कि ये चीज़ है क्या। ये सिर्फ एक पंजाब में थी ये इशू, ये पंजाब से स्प्रेड होकर सारी ही ऑल ओवर इंडिया, इवन इन US से ऑल्सो। ठीक है लड़की बाहर भी चलेगी, ठीक है पेरेंट्स खुश हो गए, लड़की बाहर चलेगी, बाहर तो कोई लॉज ही नहीं है, बाहर तो कहते हैं कि अगर लड़के लड़की को नहीं रहना तो कोई नहीं, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तुम मैरिज में तुम्हें रहना ज़रूरी है, तो बाहर वो एक्स पार्टी डाइवोर्स ले लेते हैं। अच्छा। विदाउट एनी कोई भी कुछ भी विदाउट मेंटेनेंस वो लड़की को डाइवोर्स देते हैं। या स्मिता, आपने जैसे सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दिशा निर्देश दें, कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि लॉ होना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि NRI मैरिज फ्रॉड को समझें कि ये सिर्फ दहेज के केस नहीं है, इट्स नॉट जस्ट कि हमने डाउरी ली और भाग गए, इसमें ये भी है कि आप फिजिकल रिलेशंस मैलिफाइड इंटेंशन से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप यू आर एंटरिंग अ मैरिज विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, टेक्निकल चीज़ें जो हमारे इंडियन पिनल कोड में है, इन सब की एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए इन NRI मैरिज फ्रॉड केसेस में। ऑल्सो एक टाइमली फैशन में जो लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है कि 10-15 साल तक लड़कियां भाग रही हैं, इन लॉज को सीनियर सिटीजन्स की वेल में बहुत कंफर्ट मिली हुई है, बहुत रिलैक्सेशन मिली हुई है। इन सब चीज़ों को हमें हाईलाइट करना है, हमने हाईलाइट करा है अपनी प्रेयर्स में, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों पे हमें डायरेक्शंस दे सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी एलिमिनेटेड। तो नहीं कह पाऊंगी बट एटलीस्ट लीगल रिलीफ तो लड़कियों को मिले। अच्छा शिवाली, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो कहाँ पर आती है? मतलब सबसे पहली बात तो ये कि आप पुलिस पे जाएं, FIR दर्ज कराएं, यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। तो ये बताइए किस तरह की मुसीबतें पड़ती हैं ऐसी लड़कियों को, ख़ासतौर से सबसे पहले तो पुलिस के साथ ही? पुलिस का तो कहीं इंटरवेंशन ही नहीं होता। अगर तुम्हारे साथ ऑन द स्पॉट कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है मैट्रिमोनियल इशू में, तो पुलिस कहती है कि हमारे पास मत आओ, आप वुमेन सेल जाओ। तो वुमेन सेल में तो लग जाते हैं 6 महीने, तो क्योंकि वुमेन सेल में मैंने वहाँ पर प्रोसीजर पढ़ा था तो 6 मंथ्स का लिखा होता है कि यहाँ पर आपको 6 मंथ्स तक रहना ही होगा, आपको यहीं पर ही रिकन्सिलेशन का आपको टाइम मिला जाता है। ठीक है, अगर रिकन्सिलेशन का टाइम भी है, लड़की बनाना चाहती है, लड़का साफ कह देता है मुझे नहीं रहना, तो उस केस में क्या करेगी लड़की? वो तो मजबूरी में FIR। I'd like to say something। रिकनसाइल तो आप उनके साथ करोगे जो सामने बैठे हैं आपके, जो भाग गए हैं उनके साथ आप मीडिएट या रिकनसाइल क्या करेंगे? अगर चलिए उनके घर से कोई आ भी रहा हो, उनसे भी बातचीत हो सकती है। जो भाग गए सारे, उनसे हम क्या मीडिएट या रिकनसाइल करें? तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती है कि पुलिस इस बात को समझे कि जो भाग गए हैं,
तो टाइमली एक्शन अगेन लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इमीडिएटली FIR रजिस्टर नहीं करेंगे तो जो एयरपोर्ट पे होगा वो तो चला जाएगा, आप फिर उसको वापस लाने में तो सालों लग जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पुलिस से शुरू होती है, जहाँ पे हमें बार बार फोर्स किया जाता है कि आप पहले तो रिकंसाइल करिए। रिकंसाइल क्यों करें? हमें हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ाया जाता है और स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ाए जाते हैं, हमें मॉरल पुलिसिंग करी जाती है कि तुम कितनी ख़राब लड़की हो, अपनी शादी तोड़ रही हो। क्यों एक प्रेग्नेंट लड़की अपनी शादी क्यों तोड़ना चाहेगी? बड़ी लॉजिकल सी बात है। बट इन सारे प्रोसीजर्स में पुलिस के साथ ही भागते दौड़ते 6-7 महीने निकल जाते हैं। उसके बाद जब FIR लॉज होती है, लड़के का तो कोई अता पता ही नहीं है, ना सास ससुर का कुछ अता पता है, सब भागे हुए हैं। अब आप ढूंढते रहिए, आप भेजते जाइए नोटिस, उसके बाद आप चार्जशीट दाखिल कर दीजिए कोर्ट में, कोई आ ही नहीं रहा। आप सम्मन भेजते जाइए एम्बेसी के थ्रू, होम अफेयर्स के थ्रू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। एंड जितना हम लड़के को और उसकी फैमिली को कर्टेल कर सकते हैं, जो एटलीस्ट भागने की कोशिश में है, उनको रोका जा सकता है। बहुत टाइमली एक्शन ज़रूरी है। और ये तो मैं बस आपको एक प्रॉब्लम बता रही हूँ जो पुलिस से आ रही है, उसके बाद सरकार से जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद जो इंडियन मिशंस ओवरसीज़ हैं उनसे जो प्रॉब्लम आ रही है, वो तो इट्स अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट गर्ल्स आर फेसिंग। तो जब आपने ये चीज़ को आप सामने लेके आई, आपने ट्विटर के ज़रिए इसको अपने साथ में और लोगों को भी जोड़ा, विदेश मंत्रालय, खासतौर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से आपको कुछ आश्वासन मिला? हमें हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम उनसे उनके ऑफिस में हम 2-3 बार जाके मीटिंग्स कर चुके हैं एंड वी हैव रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम दैट ऑफिस। बट जिस तरीके का सपोर्ट हम चाह रहे हैं कि हमें सरकार दे, हमें हमारी कंट्री दे, पुलिस दे, वो हमें अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और वो ही उसी की वजह से हमने पिटिशन में अपने ये चीज़ें डाली हैं कि बिकॉज डायरेक्शंस आएंगे तो all bodies have to abide by those directions. अच्छा शिवाली, ऐसी लड़कियां जो कि इंडियन लड़कियां हैं जिन्होंने बाहर जाके शादियां की हैं NRI से, वो बाहर विदेशों में भी होंगी जिनके साथ में बहुत सारे मसले होंगे। तो क्या ऐसी लड़कियों के साथ में भी आप लोग कांटेक्ट में हैं? हाँ जी, हम कांटेक्ट में हैं उनके। जैसे कनाडा की यहाँ से काफ़ी गर्ल्स गई हुई हैं। कुछ PR पर थी, लड़कों ने शादी PR के लिए करी कि वहाँ पर लड़कों को ले गई, गर्ल्स लेके गई हैं, PR भी दिला दी, फिर बाद में उनको छोड़ देते हैं वहाँ पर। और US में एक हरिता है, वो भी इस मसले से गुज़र रही है। उसमें वो अपने बच्चे के लिए लड़ रही है वहाँ पर, लेकिन सरकार कहती है कि बच्चा US सिटीज़न है, आप दोनों लड़ते रहिए, हम इसको ऑफेंस हाउस में ले लेते हैं। ये बच्चा तो US सिटीज़न है तो हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो उस चीज़ में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ऑस्ट्रेलिया से भी लड़कियाँ हैं, जर्मनी से भी गर्ल्स हैं, काफ़ी जगह से गर्ल्स हैं जो वहाँ पर फंसी हुई हैं। कहीं कहीं वीज़ा उनका विड्रॉन। अभी रिसेंटली में एक और केस, अभी मैं देखो कितने, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं। वो अभी नैनीताल में है लड़की रमनदीप कौर, शी इज़ रमनदीप। वो उसका ऑस्ट्रेलिया में उसके हस्बैंड ने उसका विड्रॉ कर लिया, टूरिस्ट वीज़ा, जस्ट इट वाज अ टूरिस्ट वीज़ा, उसने विड्रॉ कर लिया। अब उसको मजबूरी में आना ही पड़ा यहाँ पर बिना हस्बैंड के। अब वो अपने घर में मैट्रिमोनियल हाउस में है, लेकिन लड़के ने उसका नंबर सब कुछ ब्लॉक कर दिया। उसके इन लॉज ने कैमरास लगा दिए घर में कि तुम्हारी एक्टिविटीज़ देखेंगे कि तुम क्या करती हो, ताकि हम जुडिशरी में दिखा सकें कि तुम कैसे बिहेव करते हो। ये तो एक मेंटल टॉर्चर हो गया ना कि तुम कैमरेज लगा रहे हो घर में। तो फिर वो तो एक ट्रॉमे से गुजरेंगी लड़कियाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा ट्रॉमा है। स्मिता, अब जबकि आपने इस मुहिम को छेड़ दिया है, लेकिन आपके पास में कोई उस तरह का सपोर्ट नहीं है, आपको क्या लगता है बिना सपोर्ट आप इस मुहिम को कहाँ तक ले जा पाओगे? हम इसको पूरे एंड तक लेके जाएंगे। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है एक दूसरे की सपोर्ट। आज की डेट में हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। जब ये साल शुरू हुआ था हम एक दूसरे को नहीं जानते थे और कोई होप नहीं थी। हम लोग अभी भी जब बात करते हैं तो सोचते हैं कि सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल शहरों में थानों के बाहर खड़े हुए थे, कोर्ट के बाहर खड़े हुए थे, रो रहे थे, बच्चे चले गए, उसका ट्रॉमा तो हम अभी तक भी फेस भी नहीं कर पाए। और हमने जब शुरू करा था कुछ भी नहीं था हमारे पास, और हमने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके अपने आप को कि हमें करना है, और आज हम बहुत आगे आ गए हैं। तो आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि हम इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे और सबके लिए लेकर आएंगे।
एक दूसरे की सपोर्ट बहुत है हमें। शिवाली, आप कितने होपफुल हैं अपनी इस मुहिम को लेकर? मैं तो बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे विजय माल्या के लिए, क्योंकि उसकी हेयरिंग चल रही थी कि वो एक्स्ट्राडाइट होगा नहीं होगा। तो हम ग्रुप में ये बात कर रहे थे कि कौन कितने वो प्रिटी श्योर है कि विजय माल्या एक्स्ट्राडाइट होगा। मैंने कहा वो तो ज़रूर होगा एक्स्ट्राडाइट, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज हैं हमारे, वो उसी के हिसाब से चलेंगे। चाहे बीजेपी पार्टी आ जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी आ जाए, डजेंट मैटर कि वो इंडियन लॉज को थोड़ी ना चेंज कर पाएंगे। जुडिशरी तो अपने लॉज के हिसाब से वर्कआउट करेगी ना। इवन आई हैव फेस इन जुडिशरी इन द कोर्ट ऑफ एवरीवन। मैं कोर्ट में मैं इवन सेशन से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, मैंने सारी कोर्ट देख ली है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जो जस्टिस हैं वो काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लड़कियां 20-20, 10-10 साल से ना वो वेट करे। उनका कहना है कि ये अथॉरिटीज़ काम क्यों नहीं कर रही हैं। जो सेक्शन 10 अंडर 3 क्लॉज है पासपोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो उसके अंडर एक्ट में वो पासपोर्ट रिवोक क्यों नहीं कर रहे हैं। जब किसी के ऊपर FIR होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ऑन द मेरे ख्याल से FIR जो क्राइटेरियाज है, जो सुषमा स्वराज जी मैम ने बोली थी ये बात 27 जुलाई कॉन्फ्रेंस में, महाराष्ट्र भवन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो सुषमा मैम ने यही बात बोली थी, जिसके पास LOC NBW है जिस लड़के के अगेंस्ट, उसका ऑन द स्पॉट पासपोर्ट रिवोक हो जाएगा। बट आपने देखा ही होगा 33 पासपोर्ट ओनली इम्पाउंडेड। पर हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस मुहिम को अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगी और न सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आज हमने मुलाकात की 2 ऐसी लड़कियों से जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम उन लड़कियों के लिए आज एक लड़ाई उन्होंने छेड़ी है और वो इसे अंजाम तक ले जाना चाहती हैं। हमें पूरी उम्मीद है वो ऐसा कर पाएंगी। अगले हफ्ते एक और तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।